नमस्कार अभिभावकों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। ज्ञान विहार द्वारा आयोजित हिंदी माध्यम के विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं हेमंत कुमार भार्गव आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। जो हमारा टॉपिक था वो था श्वसन। और श्वसन में हमने अब तक जो जाना था उस टॉपिक में ये चर्चा अपनी हो गई थी कि श्वसन एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होता है, कोशिका की आवश्यकताओं के अनुसार ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। ये हमने जाना था। देखो, श्वसन के रेफरेंस में कुछ और बातें भी हैं जिसको आज अपन थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। देखिए, परिभाषा के दृष्टिकोण से ये है जो मैंने कल आपको बताई थी, लेकिन एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के दृष्टिकोण से हम चर्चा करें कि श्वसन क्या है, तो श्वसन आप ध्यान रखें, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होता है, तीन चीजों के मध्य क्रिया होती है। ठीक है ना। सबसे पहला क्या है, पर्यावरण। ठीक है ना। पर्यावरण के साथ कौन है, रक्त, और उसके साथ क्या है, कोशिका। अब आप इसको हाईलाइट वे में सुनेंगे क्या है। तो मैं इस परिभाषा को अगर बनाना चाहूँ इन तीन शब्दों की सहायता से, तो परिभाषा कुछ ऐसी बनती है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोशिका, ठीक है ना, पर्यावरण के मध्य रक्त की सहायता से क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में कोशिका तथा पर्यावरण के मध्य, ठीक है ना, रक्त की सहायता से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो मूल रूप से क्या हो रहा, ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है। किस किस के मध्य हो रहा, पर्यावरण और कोशिका के मध्य। अब आप देखिए, इसको थोड़ा अगर अपन एक चार्ट के रूप में देखें या डायग्राम के रूप में देखें, तो ये कोशिका हो गई। ठीक है, क्लियर है। ये इसका सेंट्रल पार्ट, केंद्रक हो गया। ये इसको अगर अपन बाहरी रूप में देखें तो ये एनवायरमेंट के रूप में, ये पर्यावरण हो गया। ठीक है ना, क्लियर। और ये क्या हो गई, कोशिका या सेल। ठीक है ना। अब आप देखिए, कोशिका क्या कर रही है, अपनी आवश्यकता के अनुरूप, कल भी अपन ने चर्चा की थी, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही, किसके रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, है ना। और ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करके कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, क्योंकि कोशिका शरीर का भाग होती है ना, तो शरीर के भाग के रूप में अंदर जाएगी। तो किसकी सहायता से जाएगी, उसको अपन ने देखा था, तो उसमें नाक है और मुंह है। अभी अपन इस पर चर्चा करेंगे कि ये दोनों ऑर्गन किस प्रकार से काम करते हैं। तो ये पॉइंट हुआ कि कोशिका क्या करती है, पर्यावरण से रक्त की सहायता से, ये रक्त ही इसको अंदर लेके जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, रक्त इंटरनल पोर्शन के रूप में काम कर रहा है। मूल रूप से, प्राथमिक रूप से पहले ग्रहण करने का काम नाक और मुंह द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन एक और होती है श्वसन की। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक का। अब आप देखिए, इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है कि श्वसन जो है उसके अंगों के रूप में कैसे काम करता है, तंत्र के रूप में कैसे काम करता है। विद्यार्थियों ने पूर्व कक्षाओं में भी जाना था कि तंत्र क्या है, जिसमें अपन यूं बोल सकते हैं कि तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होता है, अंगों की सहायता से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। अब आप इसको थोड़ा समझते जाइए कि श्वसन का एक जनरल वे में मार्ग क्या होगा। श्वसन का यूं बोल सकते हो, आप हेडिंग लगा सकते हो, श्वसन का मार्ग, ताकि अपन एक सामान्य शब्दों के रूप में इससे परिचित हो जाए कि श्वसन का मार्ग क्या है और किस प्रकार से ये शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। क्योंकि अपन ने अभी भी कहा कि कोशिका और पर्यावरण के मध्य क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। किसका आदान प्रदान हो रहा है, O2 को ग्रहण किया जा रहा है और CO2 को रिलीज किया जा रहा है। कौन ये काम कर रहा है, रक्त ये काम कर रहा है। ठीक है ना। तो उसका एक रास्ता तो होना चाहिए। जैसे आप कभी स्कूल आते हो तो आपका एक निश्चित मार्ग होता है कि आप इस स्थान से बस में बैठेंगे, इस सीट पे बैठेंगे, यहाँ उतरेंगे, उसके बाद वहां से पैदल जाएंगे, क्लास में अपनी जगह पे बैठेंगे। तो इसी प्रकार से इसका भी एक मार्ग है। वो मार्ग क्या है उसको आप थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले श्वसन के मार्ग के रूप में अपन ये बोल सकते हैं कि नाक में प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है, वायु का प्रवेश होता है, या यूं बोल सकते हैं कि O2 का प्रवेश होता है। ठीक है। उसके बाद ये नाक से होते हुए कहाँ जाएगी, कंठ में जाएगी। कहाँ जाएगी, कंठ में जाएगी। ठीक है। कंठ जो है वो किसके बने होते हैं, उपास्थि के बने होते। किसके बने होते हैं, उपास्थि के बने होते। ठीक है ना। अभी इसको भी क्लियर करेंगे, उपास्थि क्या होती है, रस्ती क्या होती है। ठीक है। अब आगे पहुंचेगा, मैं बड़े बड़े रूप में ये मार्ग बता रहा हूं ना। तो कंठ में क्या है, श्वास नलिका या
श्वास नलिका लिख लो आप, है ना। भोजन नलिका और श्वास नलिका दो भागों में विभाजित हुई थी। तो श्वास नलिका फिर क्या करेगी, अंत में कहाँ ले जाएगी इसको, कहाँ ले जाएगी, फेफड़ों में ले जाएगी। और फेफड़ों में क्या है, फेफड़ों में वायु कुपिका है। क्या है, वायु कुपिकाएं, ठीक है ना। अब ये वायु कुपिकाएं और अंदर अपन बात करें थोड़ा, तो वहां पर क्या है, फुफ्फुस है। तो ये इसका मार्ग हुआ, क्या हुआ, ये नाक, उसके बाद कहाँ पहुंचेगी, कंठ में पहुंचेगी, उसके बाद श्वास नली की सहायता से कहाँ पहुंचाई जाएगी, फेफड़ों में पहुंचाई जाएगी। फेफड़ों में क्या है, वायु कुपिकाएं, वायु कुपिकाओं के अंदर और क्या है, इस सम्मिलित संरचना को हालांकि फुफ्फुस बोला जाता है, पर जब श्वसन अपन पढ़ते हैं तो बेटर वर्ड फुफ्फुस के रूप में रहता है। तो ये इसका मार्ग हो गया। अब यहाँ दो चीजें समझने की बड़ी जरूरत है। देखिए, पहले तो मैं ये शब्द क्लियर कर देता हूँ कि उपास्थि क्या होता है, अस्थि क्या होता है। देखिए, अस्थि जिसको सामान्य शब्दों में अपन क्या बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, जॉइंट के अलावा आप कहीं से मोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे मान लो ये मेरी यहाँ पे हड्डी है, तो मैं इसको मोड़ नहीं पाऊंगा, अस्थि को मोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उपास्थि जो होती है वो कैसी होती है, लचीली संरचना होती है। कैसी होती है, लचीली संरचना, फ्लेक्सिबल संरचना। जैसे कभी कभी आप क्लास में पुराने जमाने में सर कर देते कि कान को यूं घुमा दिया, तो ये किसका बना हुआ, ये उपास्थि का बना हुआ। हमारे नाक के यहाँ, ये तो हड्डी है, लेकिन ये ऊपर वाला जो एरिया, ये एरिया किसका बना हुआ, ये उपास्थि का बना हुआ। आपने सांप को भी देखा होगा, ठीक है ना। तो सांप में आपने देखा होगा पूरी फन पे वो यूं घूम जाता है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती। वो किसकी वजह से, किसकी बदौलत है, वो उपास्थि की बदौलत है, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है अस्थि में और उपास्थि में। अस्थि को मोड़ा नहीं जा सकता सिर्फ जॉइंट के अलावा, जबकि उपास्थि लचीली होती है, उसको मोड़ा जा सकता। आपके कंठ देखो किसके बने हुए, उपास्थि के बने हुए, ठीक। फिर आप देखिए, यहां समझने वाली ये भी बात है कि हमारे नाक को कैसे पता चलेगा कि O2 ही ग्रहण करनी है। क्योंकि देखिए, जब अपन वायुमंडल में चर्चा करें तो वायुमंडल में वायु क्या है, सममांगी मिश्रण है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, सममांगी मिश्रण, है ना। ऐसा मिश्रण जिसमें किसी को एक दूसरे के साथ मिश्रित करने पर दोनों परस्पर नजर नहीं आए। तो आप देखो वायुमंडल में भी क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैस है वो क्या, सममांगी मिश्रण के रूप में। आप देखकर तो अंदाजा कर नहीं सकते कि इस एरिया में ऑक्सीजन ज्यादा है, इस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन को ही ग्रहण क्यों करता है, उसका भी कारण है। देखिए, हमारी बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन है, रक्त का एक बड़ा कंपोनेंट है, जिसको अपन Hb के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये Hb को एक शब्द में आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, श्वसन वर्णक है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, श्वसन वर्णक है। अगर हमारे रक्त में Hb नहीं होता, श्वसन वर्णक नहीं होता, तो ऐसा कहा जाता शरीर के प्रत्येक हिस्से तक जिस भी पोषक पदार्थ को पहुंचाया जाता है उसमें तकरीबन 3 वर्ष का समय लग जाता। तो ये Hb, जिसकी वजह से ये भी है कि हमारे शरीर का जो रक्त का रंग है वो कैसा है, लाल है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, उच्च बंधुता रखता है। बंधुता का मतलब क्या होता है, जोड़ना, सगा, सहोदर, बंधु, है ना, एक दूसरे के सिमिलर पर्यायवाची शब्द है। तो ये इसके साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड। तो Hb का जुड़ाव किसके साथ हुआ, O2 ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाया, HBO बनाया, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड। इसलिए हमारे नाक के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण, ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। सारी चीजें यहाँ पहुंचती है, पर एक्सेप्ट सिर्फ किसको करेगा, ये ऑक्सीजन को करेगा। और फिर ये कहाँ ले जाएगा, कंठ में ले जाएगा। अब कंठ में जाने के बाद हमने पाचन में भी पढ़ा था कि इस प्रकार से यहाँ आने के बाद यहाँ 2 नलिकाएं बन जाती है। एक तो होती है भोजन नलिका और एक होती कौन सी, श्वास नलिका। तो भोजन का संबंध इससे नहीं है क्योंकि ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दूसरे वाले पे कौन सा पॉइंट बच गया, श्वास नलिका। यहाँ एक ढक्कन भी होता है जिसको अपन एपिग्लॉटिस ढक्कन बोलते हैं, या हिंदी में घाटी ढक्कन, है ना। ये क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि वो जो ऑक्सीजन है वो क्या, वो भोजन नलिका, श्वास नलिका में जाए, ना कि भोजन नलिका में, ठीक है। अब आगे पहुंचेंगे, क्लियर है यहाँ तक का। तो श्वास नलिका फिर क्या करेगी, इसको कहाँ ले जाएगी, फेफड़ों तक ले जाएगी। फेफड़ों में क्या होता है, एक जो बोल सकते हैं रुधिर कोशिकाओं का क्या बना होता है, जाल बना होता है, ठीक है ना। जहां ऑक्सीजन को तो क्या कर लिया जाता है, वायु कुपिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और CO2 को निर्मोचित किया जाता है। इस CO2 को फिर बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक बड़े टर्म के रूप में हमारी श्वसन की प्रक्रिया
चलती है, ठीक है। और जब अपन संरचना को भी पढ़ेंगे तो उसका और इसका मिला के फिर श्वसन की प्रक्रिया क्लियर होगी, पर बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पर ये है, क्लियर है ना। अब अपन इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए श्वसन को समझने के लिए हमें एक चार्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और वो चार्ट अपन बना ले तो शायद काफी कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है ना, काफी कुछ क्लियर हो जाए। कैसे होगा देखिए, ठीक है। अब देखिए मानव श्वसन तंत्र को अपन इस तरह से देख सकते हैं कि मानव श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है ना, क्लियर है। 3 भाग कौन कौन से हैं वो नोट कर ले। आप इस चार्ट को भी समझ ले, इस पर चर्चाएं तो अपन अगले टॉपिक पे करें क्योंकि बड़ा लेंथी हो जाता है एक साथ। देखिए मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया, ऊपरी श्वसन तंत्र, ठीक है, ये है निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, और उसके साथ तीसरे नंबर पर क्या है, श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। अब आप देखिए, ठीक है ना, बड़े तौर पर ये है, ठीक है। आप इस चार्ट को देखिए और अब तक मैंने जो पढ़ाया उसकी भी जानकारी आप रखें। हम इस टॉपिक को आगे और कंटिन्यू करेंगे कल की क्लासों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। थैंक यू।